हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी पे आज चैप्टर 5 का अगला वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस चैप्टर में बहुत कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। और बेसिक फिजिक्स यदि आप चाहें तो जो आपका मेन थ्योरी पार्ट होता है वही आपका बेसिक चीज़ होता है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मोस्ट क्वेश्चन डेरिवेशन कराओ, तो वो फिर बेसिक नहीं कहलाता। और मेरे चैनल में आपको प्रत्येक वीडियो में क्रम से आप अध्ययन कर सकते हैं, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें। और हाँ पर बच्चों, यदि आपको हमारे ऐप के बारे में जानकारी लेना था, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करें। भू चुंबकत्व और पार्थिव चुंबकत्व के पहले बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को ही भू चुंबकत्व कहते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पृथ्वी पर यदि पृथ्वी से आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दें और फिर बच्चों उसको आप छोड़ दें तो वो पुनः नीचे की ओर आता है। कहीं ना कहीं उसमें आकर्षण बल लगता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये चीज़ तो हो गया। लेकिन चुंबकत्व एक प्रकार से ये भी एक आकर्षण की भांति ही कार्य करता है। यानी किसी वस्तु के, जैसे लोहे को ही आप यदि फेंकते हैं तो हमेशा वो पृथ्वी तल तक ही आ जाता है। कारण है, इसके कारण के विभिन्न प्रमाण पक्ष हैं कि भू चुंबकत्व यानी पृथ्वी पर भी एक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे हम भू चुंबकत्व कहते हैं या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर है क्षैतिज तल में घूमते हुए स्वतंत्र चुंबक को, है ना, यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी आपके पास एक क्षण चुंबक है प्यारे बच्चों, जिसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। जब आप किसी क्षण चुंबक को मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आपको ग्लोब पता होगा प्यारे बच्चों। यदि ग्लोब के बारे में जानकारी नहीं है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ग्लोब का विस्तृत जानकारी, किधर उत्तर होता है, कहाँ पे भूमध्य रेखा होता है, कहाँ पे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे कि भू चुंबकत्व यानी पृथ्वी पर भी चुंबकत्व, इसका पहला साक्ष्य था कि यदि हम साधारण दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे क्षैतिज तल पर तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा है कि पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में जो गाड़े गए लोहे या गड़े हुए लोहे के क्षण जो है चुंबक बन जाता है। यानी आप एक नॉर्मल क्षण चुंबक, मतलब क्षण ले लो, आप सिंपल है, आपके घर में क्षण होगा, रॉड जिसे बोलते हैं। मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का, ऐसा लगभग आप यदि 1 मीटर का भी आप रॉड क्या कर सकते हैं, पृथ्वी तल पर दबा सकते हैं। मिट्टी खोद करके दबा दीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा में आपको दबाना है। लेकिन कुछ दिन बाद यदि आप उसे निकालेंगे प्यारे बच्चों तो वो खुद एक अन्य लोहे को आकर्षित करेगा, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी आप एक क्षण को, यानी रॉड है आपके पास, लोहे का रॉड है, उसे आप कहाँ कर दें, जमीन में मिट्टी निकाल करके दबा दें। हाँ, ध्यान रहे वो उत्तर दक्षिण दिशा पे ही, है ना, उसकी दिशा होनी चाहिए। दो आपके कॉर्नर रहेंगे, तो एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। तो ये प्यारे बच्चों, आप यदि किसी क्षण को मतलब जमीन में दबा देते हैं, कुछ दिन बाद उसे निकालते हैं तो वो भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। नहीं, कुछ जैसे आपके पास चुंबकीय पदार्थ, लोहा, कॉपर, आयरन है, इनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तीसरा है कारण है कि उदासीन बिंदु का अस्तित्व होना। इसका आप थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एन से निकलता है, एस की ओर समाप्त होता है। लेकिन जो मध्य भाग पर होता है वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है। समझने की कोशिश करेंगे। एक आपके पास चुंबक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो मध्य बिंदु है वो संतुलन की स्थिति में आता है। और संतुलन की स्थिति में तभी भी कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ सकता है जब कोई अन्य चुंबक उसको संतुलित करेगा। तो इस पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ पर तो कोई चुंबक रहता नहीं है, तो यहाँ पर एक पृथ्वी ही ऐसा है जो कि उसके बिंदु को क्या करता है, उदासीन करता है। सिंपल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते समय हमें एक उदासीन बिंदु मिलता है, उदासीन पॉइंट मिलता है। और उदासीन पॉइंट हम किसी चुंबक की सहायता से ही कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक चुंबक रखें तो वहाँ पर दूसरा कोई चुंबक तो है नहीं, तो दूसरा चुंबक कौन हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, जो कि एक चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है। चौथा जो कारण है प्यारे बच्चों, इससे पुष्ट यह होता है कि चुंबक, पृथ्वी भी एक चुंबक है।
पृथ्वी तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल पे घूमते हुए एक स्वतंत्र चुंबकीय सुई का पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यवहार होना। मतलब एक चुंबकीय सुई जो कि डायरेक्शन पता किया जाता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा चुंबकीय सुई के माध्यम से कहीं भी आप दिशा पता करते हैं, यदि उसको अलग अलग जगह पर हम मतलब रखें तो अलग अलग दिशा पे ठहरता है। नहीं वो एग्जैक्ट जैसे हम दूसरे दिशा में घूम गए लेकिन उसको रखेंगे तो हमें अलग व्यवहार दिखे, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पे ही दिशा। चुंबकीय सुई के दो कॉर्नर होते हैं, दोनों कॉर्नर एक नॉर्थ पोल पर जाएगा और एक साउथ पोल पर जाएगा। तो इससे भी पुष्टि होता है कि वाकई भिन्न भिन्न जगह पर हम रखें लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है सेम चल रही है, यानी नॉर्थ और साउथ पर ही हो रहा है। इस कारण से कहा जा सकता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये हो गया भूचुंबकत्व, किसे कहते हैं, पार्थिव चुंबकत्व। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं चर्चा करेंगे जो कि चुंबक के अध्ययन के लिए ये आवश्यक शब्दावली हैं, क्योंकि जब आप चुंबक का अध्ययन करेंगे तो आपको भैया चुंबक के बारे में पता होना चाहिए। तो जो पहला आपका है भौगोलिक अक्ष, समझिएगा भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के का घूर्णन अक्ष भी होता है, समझेंगे, मैं आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा। क्या कह रहा है, भौगोलिक ध्रुवों के मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इसको थोड़ा आपको हम डायग्राम बनाकर बताते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपके पास एक पृथ्वी है, पृथ्वी का डायग्राम कैसे होगा, गोला गोला ऐसा एक आप पृथ्वी बना लेंगे। ऊपर एक नॉर्थ पोल होगा और नीचे एक साउथ पोल होगा। ऊपर एक नॉर्थ पोल आप बनाएंगे, नीचे साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसके अपन क्या करें, ध्रुवों को मिला दें। जैसे यहाँ से हम यदि एक रेखा खींच दें कि एन से एस की ओर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से खींच दे प्यारे बच्चों एन से एस, तो ये आपका भौगोलिक अक्ष है। क्या कहा गया, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो भौगोलिक अक्ष कहलाती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये आपका हो गया प्यारे बच्चों भौगोलिक अक्ष, कि भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष। सारे परिभाषाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों आगे चलकर आपको, यानी आप किसी व्यंजक को पढ़ रहे हैं, भौगोलिक अक्ष क्या है, नमन कोण क्या है, ऊर्ध्वाधर कोण क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबाई क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए ना। दूसरा आपका है यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे भौगोलिक यमोत्तर। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। देखिए भौगोलिक अक्ष आपका क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि अब भौगोलिक यमोत्तर इसके क्षैतिज, देखिए भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर। यमोत्तर का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैं कहा एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसका पोल एन से एस है, ऐसा पोल है, ठीक है। इसके ऐसा थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बना देते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर तल ये भौगोलिक अक्ष है और इससे ऊर्ध्वाधर तल मानकर चलेंगे। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपका ये आपका मान लीजिए क्या है, भौगोलिक अक्ष है। ऊर्ध्वाधर तल इसको कैसे मान के चलेंगे, एक छोटा सा ऐसा इधर एक तल हो जाए, ऊर्ध्वाधर तल यहाँ पे, तो ये कहलाएगा भौगोलिक अक्ष, सॉरी भौगोलिक यमोत्तर हो गया। यानी एक आपका भौगोलिक अक्ष था ध्रुवों को मिलाने वाली, अब इसको अपन ने चारों तरफ से एक छोटा सा समतल पृष्ठ बना दिया, इसे हम यमोत्तर कहेंगे, ठीक है, भौगोलिक यमोत्तर। इसके बाद भौगोलिक विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है। यहाँ पर मैं खींच देता हूँ, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी, थोड़ा सा पृथ्वी टेढ़ा है इसलिए ऐसा डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। क्या, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र के समकेंद्री होता है। इसे भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक भूमध्य रेखा भी कहते हैं। हमने पहले भी आपको बता दिया कि पृथ्वी का जहाँ पर जो भाग सबसे चौड़ा होता है, समझ रहे ना, जैसे ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, तो बीच वाले भाग में उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उसके चौड़ाई में जो हम एक रेखा खींचेंगे उसी रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे भौगोलिक विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला है भूचुंबकीय अक्ष। भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भूचुंबकीय अक्ष, भूचुंबकीय यमोत्तर, ठीक है। फिर वही प्यारे बच्चों भूचुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भूचुंबकीय यमोत्तर। बिल्कुल सिंपल है, वही चीज़ है। भौगोलिक यमोत्तर को मिलाने वाले, देखिए भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। और ये क्या है, भूचुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, भूचुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भूचुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। सिंपल है, ओके। चलिए, भूचुंबकीय विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वही सिस्टम है,
ठीक है। भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहेंगे। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, भूचुंबकीय अक्ष चल रहा है, और इसके पहले हमने भौगोलिक अक्ष की बात की थी। तो भौगोलिक अक्ष एक अलग है और भूचुंबकीय अक्ष अलग है, दोनों थोड़ा सा अलग अलग होता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं जिनको आपको तैयार करना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चों, इनके बिना आगे चलकर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ परिभाषा देख लेते हैं जो काम की चीज़ें हैं, जैसे भूचुंबकीय फ्लक्स। भूचुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लें कि किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। कुल मिलाकर के कोई आपके पास चुंबकीय पदार्थ है, उसे हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उसके अंदर किसी बिंदु पर जितना भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। इसका आपको मात्रक याद करना है, टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है, या इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये आपका भैया ये थोड़ा सा मात्रक और प्रकृति भी तैयार कर लो, सदिश राशि है। क्या कहा गया कि आपके पास एक चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्यारे बच्चों इस पदार्थ पर कहीं ना कहीं जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, मात्रक याद करना है आपको, टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और यदि राशि की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। ये चीज हो गया मेरे बच्चों। यहां पर कुछ और चीजें आपको तैयार करना तो कर सकते हैं। चुंबकन तीव्रता, देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक आ जाए, टेस्ला आ जाए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाए, न्यूटन प्रति एम्पियर, तो बनना चाहिए। प्रकृति की बात करें तो एक सदिश राशि है। चुंबकन तीव्रता है चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र यानी कोई एक अन्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया गया, तब उस चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में कितना आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबक को घुमाने के लिए आघूर्ण का बताया मतलब जानते हो ना। जैसे किसी चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो भैया उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करेगा, जो दोनों सिरों पर बल कार्य करेगा, जो कि एक दूसरे के विपरीत होगा, तो घुमाने का प्रयास करता है। जैसे हमारे पास एक चुंबक हो गया, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इसके दोनों सिरों पर बल कार्य करेगा, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेगा, तो घुमाने का प्रयास करेगा, उसे कहते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण। तो इस चुंबक को हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रख दिया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव कारण इसके एकांक आयतन पे कितना आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उसी को कहते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता। ठीक है ना, क्लियर है इतना। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और भी जो भी प्यारे बच्चों आपके यहाँ परिभाषाएं जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। मुख्य रूप से यही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भूचुंबकीय तत्व के बारे में कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर, यहाँ पर देखिए, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों का आवश्यकता होता है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं भूचुंबकीय तत्व। ठीक है, भूचुंबकीय तत्व याद कर लें। भूचुंबकीय तत्व क्या है, तो किसी भी, मान लीजिए पृथ्वी का तल है, उसके किसी भी बिंदु पर हम चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, तो कुछ न कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। उन भौतिक राशियों को ही हम कहते हैं चुंबकीय तत्व। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय तत्व। जैसे दिक्पात है ना, नमन कोण या रति कोण है। ठीक है, तो दिक्पात किसे कहेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अब देखिए, चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर, मैंने क्या कहा कि भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो भी तल है उसे हम भौगोलिक आमोत्तर कहेंगे। चुंबकीय आमोत्तर किसे कहेंगे, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को। चुंबकीय अक्ष है आपके पास और एक ऊर्ध्वाधर तल है प्यारे बच्चों। चुंबकीय अक्ष है एक आपके पास और ऊर्ध्वाधर तल है, इनके बीच कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी, इनके बीच कुछ ना कुछ कोण पाया जाएगा। इस कोण को ही हम कहते हैं दिक्पात। क्या कहते हैं, दिक्पात, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है नमन कोण या नति। तो ऊर्ध्वाधर तल के अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षैतिज से झुकाव भिन्न भिन्न होता है। इस झुकाव को ही उस स्थान का नमन कोण। कुल मिलाकर के कोई भी प्यारे बच्चों आपके पास एक चुंबक है, पृथ्वी के तल के साथ उसे हम मान लीजिए लटका दिए, घुमा रहे हैं,
तो उसके क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो आपका कहलाएगा नमन कोण या नति कोण। ठीक है ना, कि ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमते हुए एक स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षैतिज से झुकाव भिन्न भिन्न होता है। इस झुकाव को ही क्या बोलते हैं, हम कहते हैं नमन कोण या नति कोण। बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा इन शब्दों को, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर प्यारे बच्चों आपको ही काम आने वाला है। फिर आप ये मत कहना कि सर हमसे तो समझ में नहीं आ रहा, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, ये चीज़ हमको आपने पढ़ाया ही नहीं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहिए, अच्छे से आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक पे, है ना, अच्छे से कोई भी टॉपिक पर आप अच्छे से बता सके, किसी को समझा सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक में जो आपका गुण होता है, चुंबकीय गुण, अनचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, है ना, तो कि आगे चलकर जो भी वीडियो हम आपको कराएं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।